हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस मॉक। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोगों ने यूट्यूब पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट की है, ठीक है, जिसमें हम लोग ये जेईई अभ्यास सीरीज के नाम से एक पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की है, ठीक है, जिसमें हम लोग आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम है, चाहे एसएससी जेईई हो, चाहे डीडीए जेईई हो, चाहे आरआरबी जेईई हो, इन सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम बात करें आज की क्लास की, तो अभी हम लोगों ने जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया है वो बीएमसी है, ठीक है, और आज जो क्लास होने वाला है वो बीएमसी का 3rd लेक्चर आने वाला है, ठीक है। इसके पहले हमने बीएमसी पे सीमेंट टॉपिक स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हमने दो क्लास कंप्लीट हो चुका है। आज का जो क्लास है वो 3rd क्लास आने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो आज का 3rd क्लास है। तो आज ये प्रैक्टिस सीरीज है, एक अभ्यास सीरीज है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जितने प्रीवियस और क्वेश्चन है एसएससी जेईई के, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको एसएससी जेईई के मिलेंगे। उसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चन जो अदर एग्जाम्स के भी हैं, उसका डिस्कशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो बात करते हैं कि सर आज के क्वेश्चन का। तो ये आज का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, आज का ये पहला क्वेश्चन है। इसके पहले वाले लेक्चर में जो हमने क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे वो किसके क्वेश्चन थे? वो क्वेश्चन हो चुके किसमें? इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट्स पे, बॉक्स कंपाउंड पे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट पे। उसके बाद हमने जो शुरू किया था वो टेस्टिंग ऑफ सीमेंट पे शुरू किया था। टेस्टिंग ऑफ सीमेंट का कुछ क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में कर चुके हैं, आगे हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो बाकी आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखो किस पे, ये टेस्टिंग ऑफ सीमेंट पे जो पहला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपसे क्या दिया गया है कि पूछा जा रहा है कि एयर परमिएबिलिटी मेथड किसके बारे में पूछा गया? क्वेश्चन आपका है एयर परमिएबिलिटी मेथड पे। सो एयर परमिएबिलिटी मेथड इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, ठीक है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि किस मतलब एयर परमिएबिलिटी टेस्ट हम कहाँ पे यूज करते हैं, किस टेस्ट के लिए हम यूज करते हैं सीमेंट में, ठीक है। तो अगर हम बताएं एयर परमिएबिलिटी टेस्ट का, एयर परमिएबिलिटी टेस्ट हम यूज करते हैं सीमेंट की क्या निकालने के लिए? फाइनेस निकालने के लिए। एयर परमिएबिलिटी टेस्ट हम यूज करते हैं किसके लिए? सीमेंट की फाइनेस निकालने के लिए। अब बात ये आता है कि एयर परमिएबिलिटी टेस्ट से हम सीमेंट की फाइनेस कैसे निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात हो गया कि हम इससे क्या निकालते हैं, इससे हम सीमेंट की क्या निकालते हैं? फाइनेस निकालते हैं, ठीक है, फाइनेस निकालते हैं। तो क्या निकालते हैं? फाइनेस ऑफ सीमेंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके पहले हमने फाइनेस ऑफ सीमेंट के लिए एक और टेस्ट बताया था, सीव एनालिसिस बताया था। सीव एनालिसिस से भी हम क्या करते हैं? सीमेंट की फाइनेस निकालते हैं। बाकी एक और टेस्ट आपके पास निकल के आता है फाइनेस निकालने के लिए, एयर परमिएबिलिटी टेस्ट, ठीक है। किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये? तो एक सिंपल सा प्रिंसिपल इसमें ये है, जिस प्रिंसिपल पे ये टेस्ट काम करता है, ये एयर परमिएबिलिटी टेस्ट काम करता है। सिंपल प्रिंसिपल है कि जब हम किसी भी फ्लूइड को किसी मीडियम से पास करवाते हैं, ठीक है, जब हम किसी भी फ्लूइड को किसी भी मीडियम से पास करवाते हैं, तो वो जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं, वो मीडियम के पार्टिकल्स अगेंस्ट द फ्लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगेंस्ट द फ्लो क्या प्रोवाइड करते हैं? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। उस रेजिस्टेंस को हम नोट कर लेते हैं, और ये रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड होता है ये किसकी वजह से प्रोवाइड होता है? जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं, इसमें फ्रिक्शन लग रहा होता है। इस फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है मटेरियल, मीडियम का पार्टिकल्स, और अगेंस्ट द फ्लो। उसी प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है एयर परमिएबिलिटी मेथड, ठीक है। तो हम आपसे ये बोल रहे हैं कि जब भी हम किसी भी फ्लूइड को किसी भी मीडियम से पास करवाएंगे, तो ये मीडियम के जो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, जब भी हम किसी भी फ्लूइड को किसी भी मीडियम से पास करवाएंगे, तो जो मीडियम के पार्टिकल्स है ये क्या करेंगे? ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे अगेंस्ट द फ्लो। जो फ्लो हो रहा होगा उसके अगेंस्ट क्या करेंगे? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। तो प्रिंसिपल यहाँ पे ये कहा था, ये प्रिंसिपल है। अब क्या होगा? एयर परमिएबिलिटी टेस्ट में क्या है? अपने पास जो मीडियम है वो क्या है? वो सीमेंट है। अपने पास जो मीडियम हो क्या है? सीमेंट है, सीमेंट सैंपल है, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास जो फ्लूइड है, ये जो फ्लूइड है वो क्या है? वो एयर है, ठीक है। ये जो फ्लूइड है वो क्या है? एयर है। तो जब हम इस एयर को इस मीडियम से पास करवाएंगे, तो ये एयर क्या करेगा? इसके बीच का जो वाइड्थ होगा, यहाँ से होकर पास करेगा, ठीक है। इसके बीच का जो वाइड्थ होगा, ठीक है, इसके बीच का जो वाइड्थ होगा, यहाँ से ये एयर वहाँ से पास करेगा, इस वाइड से होकर बाहर निकलेगा। और जब ये एयर इस वाइड से होकर बाहर निकलेगा, तो जो इस मीडियम का जो पार्टिकल्स है, ठीक है, इस सरफेस से होते हुए ये जाएगा, ये एयर इस सरफेस से होते हुए बाहर जाएगा। तो जब मीडियम के पार्टिकल्स हैं, इस फ्लो के अगेंस्ट क्या प्रोवाइड करेंगे? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगर इस फ्लो के अगेंस्ट मीडियम के पार्टिकल रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? हमको हेड लॉस देखने को मिलेगा, ठीक है। हमको क्या मिलेगा? हेड लॉस देखने को मिलेगा। तो अगर हम ये बोलें कि अगर यहाँ पे जो हमने एयर यहाँ से पास करवाया है, जिस एयर की एंट्री हो रही है यहाँ से,
हम ये मान लेते हैं कि उसका इनिशियल एनर्जी P1 है, और जब एयर यहाँ से बाहर निकल रहा होगा तो इसका जो फाइनल एनर्जी होगा वो P2 होगा, ठीक है। और जब ये मीडियम के वाइड से बीच से होकर निकल रहा होगा तो मीडियम के पार्टिकल क्या इंपार्ट कर रहे होंगे, फ्रिक्शन इंपार्ट कर रहे होंगे, और इस फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रहा होगा देखने को अगेंस्ट द फ्लो, और अगेंस्ट द फ्लो अगर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा तो जो एयर अब बाहर निकल के आएगा कहाँ से, मीडियम से। अब मीडियम अपने पास क्या है, सीमेंट सिंपल है, ठीक है। जो एयर बाहर निकल के आएगा उसकी अब जो एनर्जी निकल के आएगी पहले से कम निकल के आएगी, ठीक है। अब जो एनर्जी उसके पास निकल के आएगी, उसके बाद जो एनर्जी बचेगी वो क्या निकल के आएगी, P1 से कम निकल के आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि अब आपको यहाँ पे हेड लॉस देखने को मिल रहा है, कितना हेड लॉस HL देखने को मिल रहा है, कितना P1 माइनस P2। और ये जो हेड लॉस देखने को मिल रहा है ये किसकी वजह से मिल रहा है, जो मीडियम के पार्टिकल जो फ्रिक्शन इंपार्ट कर रहे हैं, जो रेजिस्टेंस इंपार्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द फ्लो, उसी फ्रिक्शन के बराबर होगा ये। इसका मतलब ये किसके बराबर है, ये बराबर होगा फ्रिक्शन इंपार्ट बाई पार्टिकल ऑफ सीमेंट, ठीक है। जो सीमेंट के पार्टिकल्स क्या इंपार्ट कर रहे हैं, फ्रिक्शन इंपार्ट कर रहे हैं, उसके बराबर ये हेड लॉस निकल के आएगा। और ये जो फ्रिक्शन इंपार्ट होता है ये फ्रिक्शन कहां पे ऐड करता है, सीमेंट पार्टिकल के सरफेस पे। ये जो सीमेंट का पार्टिकल्स होगा उसके सरफेस पे ही तो फ्रिक्शन आ रहा होगा। अगर उसके सरफेस पे फ्रिक्शन आ रहा होगा इसका मतलब जो ये हेड लॉस है, जो हेड लॉस P1 माइनस P2 होगा, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, स्पेसिफिक सरफेस एरिया का। बस यही प्रिंसिपल है, यही प्रिंसिपल ये है कि जो हेड लॉस कैलकुलेट करेंगे वो जो हेड लॉस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होगा, सीमेंट पार्टिकल्स के स्पेसिफिक सरफेस एरिया के। यहां से मतलब ये पता चल गया कि अगर आपके पास ये निकल गया, एयर हेड लॉस निकल गया, और ये हेड लॉस किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये हेड लॉस प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, स्पेसिफिक सरफेस एरिया से, सीमेंट पार्टिकल के स्पेसिफिक सरफेस एरिया से। और हमने आपको पहले पिछले क्लास में बताया था कि जो फाइननेस को हम रिपोर्ट करते हैं किसके टर्म में रिपोर्ट करते हैं, स्पेसिफिक सरफेस एरिया के टर्म में रिपोर्ट करते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक सरफेस एरिया निकल गया इसका मतलब आपको क्या पता चल गया, आपको पता चल गया फाइननेस। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होगा, फाइननेस को होता है, ठीक है। ये प्रिंसिपल है। और इस हेड लॉस को मेजर करने के लिए आपके यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैनोमीटर U2 मैनोमीटर यूज करते हैं। एयर परमेबिलिटी ऑपरेटर्स जो होता है वहाँ पे U2 मैनोमीटर लगा होता है, उसके हेल्प से हम हेड लॉस निकाल लेते हैं। और ये हेड लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको जाता है, फाइननेस के। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, फाइननेस की वैल्यू को रिपोर्ट कर देते हैं। और फाइननेस की वैल्यू को रिपोर्ट किसके टर्म में करते हैं, हमने बताया था कि फाइननेस जो रिपोर्ट होता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया के टर्म में रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट सीमेंट के लिए डिफरेंट होनी चाहिए। और OPC के लिए जो इसकी वैल्यू निकल के आती है फाइननेस की, वो कितना निकल के आती है, 2250, ठीक है। कितना, 2250। OPC के लिए जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है वो कितना होना चाहिए, OPC के लिए जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है इसकी वैल्यू होती है 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, ठीक है। 1 ग्राम सीमेंट का जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया निकल के आना चाहिए, कितना निकल के आना चाहिए, 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आना चाहिए। तो बस एयर परमेबिलिटी को, अगर एयर परमेबिलिटी ऑपरेटर्स पे मेथड पे कोई क्वेश्चन बनना होगा तो यही क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्या कि इसमें जो फाइननेस होता है ये क्या मेजर करता है, ये फाइननेस ऑफ सीमेंट मेजर करता है, जिसका आंसर क्या होगा, फाइननेस ऑफ सीमेंट, ठीक है। ये फाइननेस ऑफ सीमेंट मेजर करता है। हाँ, इसमें जो ऑपरेटर्स यूज होता है उस ऑपरेटर्स का नाम क्या है, तो ऑपरेटर्स का नाम है ब्लेंस एयर परमेबिलिटी ऑपरेटर्स। क्या है, ब्लेंस एयर परमेबिलिटी ऑपरेटर्स। और यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे पहले ये देख लो, ये ऑपरेटर्स है एयर परमेबिलिटी ऑपरेटर्स, यही है, ठीक है। इसके हेल्प से यहाँ पे U2 मैनोमीटर यूज होता है, ठीक है। इसके हेल्प से हम क्या निकालते हैं, हेड लॉस निकाल लेते हैं। और उस हेड लॉस को रिलेट करवा देते हैं किससे, फ्रिक्शन से। और उस फ्रिक्शन को हम किससे रिलेट करवा देते हैं, कि पार्टिकल के स्पेसिफिक सरफेस एरिया से, ठीक है। तो ये अपने पास क्या, ये ऑपरेटर्स है। और बाकी ये चीज़ यहाँ पे आप ये देख लो, ठीक है। कौन सा ऑपरेटर्स यूज होता है, तो कौन सा, ब्लेंस एयर परमेबिलिटी ऑपरेटर्स। क्या है, ब्लेंस एयर परमेबिलिटी ऑपरेटर्स यूज होता है, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी ये क्या, हमने आपको प्रिंसिपल बता दिया कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। प्रिंसिपल आपको बता दिया गया किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एयर परमेबिलिटी पे हो गया। क्या मेजर करते हैं, फाइननेस मेजर करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, क्या अगला क्वेश्चन चेक करना, क्या, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आप बता दो कि सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है। हमने पहले भी ये बात कर चुके हैं कि सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वो कितना होता है, 3.15। बेसिक क्वेश्चन है, पता होना चाहिए कितना होता है, सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 3.15, ठीक है। अब इससे अलग क्वेश्चन क्या बन सकता है, इससे अलग क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट कैसे करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते कैसे, लैब में स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए आपके पास क्या, इसके लिए आपके पास ली चैटलियर फ्लास्क होता है। क्या होता है, ली चैटलियर फ्लास्क, ठीक है। तो किसके हेल्प से हम निकालते हैं,
जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग मेजर करते हैं लैब में, वो किसके हेल्प से निकालते हैं हम इसको निकालते हैं, आपके पास होता है ली चैटलियर फ्लास्क होता है, ठीक है, ली चैटलियर फ्लास्क होता है, उसके हेल्प से हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी को निकालते हैं। और इसमें जो सीमेंट का सैंपल लेते हैं वो कितना लेते हैं, 64 ग्राम लेते हैं, कितना 64 ग्राम लेते हैं। जो सीमेंट का सैंपल हम यूज करते हैं कितना लेते हैं, 64 ग्राम लेते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट पे आपसे बस 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन यह कि स्पेसिफिक ग्रेविटी किससे मेजर करते हैं, तो ली चैटलियर फ्लास्क होता है आपके पास, ली चैटलियर फ्लास्क होता है, उससे हम क्या करते हैं, इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और जो सैंपल यूज करते हैं, कितने ग्राम का सैंपल यूज करते हैं, 64 ग्राम सीमेंट सैंपल हम इसमें लेते हैं इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। और ओपीसी के लिए आपको पता है कि 3.15 क्या होता है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, ठीक है। अच्छा एक और बात बता दो कि सर आपने ये बोला कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जी कितना होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जी होता है 3.15, ठीक है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, 3.15। और आपको पता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है जी क्या होता है कि रो एस अपॉन रो वाटर, ठीक है। क्या होता है कि सॉलिड का, ये जो सॉलिड है इस सॉलिड का डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है कि जिस भी मटेरियल की बात कर रहे हैं उस मटेरियल के सॉलिड की डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर की डेंसिटी, ठीक है, ये होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो एक बात बता दो, अगर ये यहाँ से जी की वैल्यू इतना है, अगर जी की वैल्यू कितना 3.15 है, तो अगर हम बात बोलें कि रो एस कितना होता है, अगर हम बात बोलें कि सीमेंट पार्टिकल की डेंसिटी कितना होती है, ठीक है, सीमेंट की डेंसिटी नहीं पूछा जा रहा, सीमेंट पार्टिकल की डेंसिटी कितना होती है, तो 3.15 × 1000, ठीक है, ये कितना निकल गया था 3150, ठीक है, kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। कन्फ्यूजन कहाँ पे, तो कन्फ्यूजन यहाँ पे ये होता है कि सर हमको तो पता है कि डेंसिटी सीमेंट की कितनी होती है, सर मुझे तो ये पता है कि सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ सीमेंट कितना होता है, ये कितना होता है 1440 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। अगर ये 1440 kg पर मीटर क्यूब है, तो फिर आप मुझे ये बता दो कि इसमें और इस वैल्यू में क्या डिफरेंस है, ठीक है, इसमें और इस वैल्यू में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इस बात को समझना कि सीमेंट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितना 3.15 है, ठीक है। अगर हम उसमें वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो डेंसिटी निकल के आती है, ये सीमेंट के पार्टिकल की डेंसिटी निकल के आती है, क्या निकल के आती है, रो एस, सीमेंट के डेंसिटी ऑफ सीमेंट पार्टिकल्स, सीमेंट की बल्क डेंसिटी नहीं निकलती है, सीमेंट के पार्टिकल की डेंसिटी निकल के आती है कितना 3150 kg पर मीटर क्यूब। और ये जो बल्क डेंसिटी है 1440 जो है, ये 1440 kg पर मीटर क्यूब जो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, वो सीमेंट की बल्क डेंसिटी निकल के आती है। अच्छा सीमेंट की बल्क डेंसिटी का क्या मतलब है, सीमेंट के बल्क डेंसिटी का मतलब ये कि अगर हम कितना लें, अगर हम 1 मीटर क्यूब सीमेंट लें, अगर हम 1 मीटर क्यूब सीमेंट लें, ठीक है, अगर हम 1 मीटर क्यूब सीमेंट लेंगे, ठीक है, तो इसके 1 मीटर क्यूब सीमेंट का वेट कितना होगा, ठीक है, ये हम यहाँ पे बताते हैं कितना 1440 kg पर मीटर क्यूब। इसका मतलब ये हो गया कि अब जो 1 मीटर क्यूब होगा उस 1 मीटर क्यूब में वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड भी होगा, सीमेंट के पार्टिकल का वॉल्यूम होगा, प्लस ये वॉल्यूम ऑफ द वाइट भी होगा। तो यहाँ पे हम जो रो भी यूज करते हैं, ये क्या होता है, वेट ऑफ द सीमेंट, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये सीमेंट के पार्टिकल्स होते हैं उसका भी वॉल्यूम होता है और अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइट। ये जो 1 मीटर क्यूब ऑफ सीमेंट सैंपल है उसमें जो वाइट्स बन रहे होंगे उसके वॉल्यूम को भी हम कंसीडर करते हैं। तो ये टोटल कितना, ये टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसका मतलब है जो बल्क डेंसिटी निकल के आता है वो कितना निकल के आता है 1440 kg पर मीटर क्यूब। इसमें क्या होता है, इसमें जो गामा एस होता है, ये जो गामा एस है ये क्या होता है, ये वेट ऑफ द सीमेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट पार्टिकल है। इसमें क्या करता है, इसमें वॉल्यूम ऑफ द वाइट कंसीडर नहीं होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए डेंसिटी ऑफ सीमेंट पार्टिकल बता दो, सीमेंट पार्टिकल की डेंसिटी बता दो, ठीक है, तो कितना निकल के आता है 3150। अगर आपसे केवल डेंसिटी बोला जाए तो आप बल्क डेंसिटी कंसीडर करोगे और उसकी वैल्यू कितना रिपोर्ट करोगे 1440 रिपोर्ट करोगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गया किसका, स्पेसिफिक ग्रेविटी का। अगला क्वेश्चन आप चेक करो क्या है, अगला क्वेश्चन चेक करना क्या है, ठीक है। तो चेक करो, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट हो गया। कौन सा क्या यूज करते हैं, ली चैटलियर फ्लास्क यूज करते हैं इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, ये स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट है। क्या अगला टेस्ट है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या फाइंड आउट करते हैं ये चेक करना, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट, ठीक है। देखो सबसे पहले बात, अगर मैं सबसे पहली बात बताऊं कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट क्या है, ठीक है, इसको बताने से पहले एक बात बताते हैं, बेसिक बात ये कि इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, ये जो टेस्ट हम जो परफॉर्म करते हैं ये डायरेक्ट कोई प्रॉपर्टी निकाल के नहीं देती है। ये सीमेंट की डायरेक्ट कोई प्रॉपर्टी टेस्ट नहीं कर रही होती है, सीमेंट की कोई डायरेक्ट प्रॉपर्टी निकाल के नहीं देती है। लेकिन अगर हम आपको मेंशन करें यहाँ पे
जितने भी आप सीमेंट के लैब टेस्ट करते हो, सीमेंट के जितने भी लैब टेस्ट करते हो, अगर हम उसमें से सीमेंट की फाइनेस्ट टेस्ट को निकाल दें और स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट को निकाल दें, ठीक है, अभी तक हमने 2 टेस्ट पढ़ा, फाइनेस्ट टेस्ट और स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट पढ़ा, ठीक है। अगर हम इन 2 टेस्ट को हटा दें, बाकी आप जितने भी लैब टेस्ट परफॉर्म करते हो, उस टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले आपको ये टेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। सबसे बेसिक बात है कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी जो टेस्ट है ये डायरेक्ट कोई प्रॉपर्टी निकाल के नहीं देती है, लेकिन आप जितने भी लैब टेस्ट परफॉर्म करते हो उसमें से अगर फाइनेस को छोड़ दिया जाए और स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट को छोड़ दिया जाए, बाकी टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले आपको ये टेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। आपको कौन से आपके पास कौन से टेस्ट निकल के आते हैं इसके बाद ये टेस्ट निकल के आते हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम आपको निकालना होता है, आपको सीमेंट की फाइनल सेटिंग टाइम निकालना पड़ता है, सीमेंट का स्ट्रेंथ निकालने के लिए और सीमेंट की साउंडनेस निकालने के लिए। इन सारे टेस्ट को करने से पहले आपको ये टेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। ये तो बात समझ में, ये टेस्ट से हम निकालते क्या, ये टेस्ट करना क्यों पड़ता है। अब बात ये आता है कि सर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट में हम लोग मेजर क्या करते हैं, ठीक है, हम लोग मेजर क्या करते हैं, बात ये निकल करता है। तो अगर हम बात बताएं स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट में हम मेजर करते हैं अमाउंट ऑफ वाटर। सर हम यहाँ पे क्या मारते हैं कि कितने अमाउंट ऑफ वाटर आपको सीमेंट में मिलाया जाए, ठीक है, कितने अमाउंट ऑफ वाटर सीमेंट में मिलाया जाए जिससे हम स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का सीमेंट पेस्ट फॉर्म बनवा पाए। मतलब क्या हो गया कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए आपको कितना अमाउंट ऑफ वाटर मिलाना पड़ा सीमेंट में, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसी वाटर कंटेंट को हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इस टेस्ट में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इसमें कैलकुलेट करते हैं कि वाटर कंटेंट अमाउंट ऑफ वाटर एडेड टू सीमेंट, ठीक है, टू फॉर्म्ड सीमेंट पेस्ट। हमको क्या फॉर्म करना है, सीमेंट पेस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, ठीक है, ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, ठीक है। मतलब ये हो गया कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का सीमेंट पेस्ट फॉर्म करवाने के लिए आपको कितना अमाउंट ऑफ वाटर सीमेंट में मिलाना पड़ रहा है, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर आपको सीमेंट में मिलाना पड़ रहा है, उसी का मेजरमेंट हम क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं, ठीक है, उसी का मेजरमेंट हम यहाँ पे करते हैं। तो बात यहाँ से ये निकल के आती है, सर ये तो समझ में आया कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का सीमेंट पेस्ट बनवाने के लिए आपको कितना अमाउंट ऑफ वाटर मिलाना पड़ता है, उसका मेजरमेंट हम यहाँ पे करते हैं। लेकिन आप ये बता दो ये स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी क्या है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी क्या है। तो देखना, तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी क्या है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए क्या करते हैं, मेरे पास एक टेस्ट है, आपके पास एक टेस्ट है, कौन सा टेस्ट है, विकैट्स ऑपरेटर्स, क्या है, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी मेजर करने के लिए आप कैसे मेजर करोगे, इसके लिए यहाँ पे आपके पास एक लैब टेस्ट है, कौन सा टेस्ट है, आपके पास कंसिस्टेंसी टेस्ट है, जिसके लिए आपके पास ऑपरेटर्स जो है, उस ऑपरेटर्स का जो नाम है वो क्या है, विकैट्स ऑपरेटर्स है, ठीक है। अब इस विकैट्स ऑपरेटर्स की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, वाटर कंटेंट निकालेंगे। कौन सा वाटर कंटेंट, जो हमको क्या करेगा, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का सीमेंट पेस्ट बनवाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपके पास विकैट्स ऑपरेटर्स होता है, ठीक है, ये क्या आपके पास विकैट्स ऑपरेटर्स है। अच्छा, इस विकैट्स ऑपरेटर्स में अगर हम बताएं आपको, तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, यहाँ पे आपके पास देखना, अगर हम बात करें विकैट्स ऑपरेटर्स की, ठीक है, तो विकैट्स ऑपरेटर्स में आपके पास क्या होता है, ठीक है, विकैट्स ऑपरेटर्स में एक विकैट माउल्ड होता है, ठीक है, यहाँ पे एक माउल्ड होता है, ठीक है, एक माउल्ड होता है आपके पास, और क्या होता है, ठीक है, आपके पास यहाँ पे एक विकेट माउल्ड होगा, ठीक है, आपके पास एक विकेट माउल्ड होगा, और इसमें क्या होगा, इसके साथ एक प्लंजर अटैच्ड होगा, क्या अटैच्ड होगा, इसके साथ एक प्लंजर अटैच्ड होगा, इसके साथ एक प्लंजर अटैच्ड होगा। इस चीज़ को समझना आप कि ये टेस्ट करते कैसे, ठीक है, ये टेस्ट करते कैसे, इस चीज़ को समझने के लिए अगर हम आपको बताऊं कि यहाँ पे एक क्या होता है, यहाँ पे एक विकैट्स ऑपरेटर्स होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें एक प्लंजर लगा होता है, ठीक है, जिसमें क्या लगा होता है, जिसमें एक प्लंजर लगा होता है, और क्या लगा होता है, जिसमें एक प्लंजर लगा होता है, ठीक है। अब हम करते हैं क्या, ये देखना, अगर हम बात बोले इस मोल्ड की, ये जो विकैट्स ऑपरेटर्स में जो मोल्ड यूज होता है, उस मोल्ड का जो साइज होता है वो कितना होता है, ये जो टॉप साइज, ये टॉप लेंथ होता है, ये 80 mm होता है,
ये 80 mm होता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस मोल्ड का क्या है, इस मोल्ड की हाइट कितना होता है, ये होता है 40 mm, ठीक है। इस जो मोल्ड का हाइट होता है कितना होता है, 40 mm होता है। और इसमें जो प्लंजर यूज होता है, इसमें जो प्लंजर यूज होता है, इस प्लंजर का जो डेप्थ है, इस प्लंजर का जो डेप्थ है, इस प्लंजर का ये जो लेंथ निकल गया ये कितना होता है, ये होता है 42-45 mm। इन सारे बातों पे आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पहले बन चुके हैं, ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं कि जो प्लंजर यूज होता है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट में, जो हम विकेट्स ऑपरेटर्स यूज करते हैं, उस विकेट्स ऑपरेटर्स में जो प्लंजर यूज होता है, उस प्लंजर का लेंथ कितना होता है, तो 40-50 mm होता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके क्रॉस सेक्शन की, ये जो प्लंजर होता है इसका जो ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ये किस शेप का होता है, ये क्रॉस सेक्शन होता है वो किसके शेप का होता है, सर्कुलर शेप का होता है, ठीक है, सर्कुलर शेप का होता है। और इसका जो डायमीटर होता है, डाया कितना होता है, डाया होता है 10 mm का, ठीक है। ये तो बात हो गया विकेट्स ऑपरेटर्स की, ठीक है। अब हम कैसे स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी कैसे निकलवाते हैं ये चेक करना, वो कौन सा वाटर कंटेंट है जिस पे हमको स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी मिलता है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि डिफरेंट वाटर कंटेंट का क्या करते हैं, डिफरेंट वाटर कंटेंट पे डिफरेंट वाटर कंटेंट का सैंपल तैयार करवाते हैं सीमेंट का, ठीक है। डिफरेंट वाटर कंटेंट का सीमेंट सैंपल प्रिपेयर करवाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस मोल्ड में क्या भरेंगे, इस मोल्ड में सीमेंट सैंपल भरेंगे, क्या भरेंगे, सीमेंट सैंपल भरेंगे। और डिफरेंट वाटर कंटेंट पे जब हम ये सीमेंट सैंपल तैयार करवा के यहाँ पे इस मोल्ड में फिल करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम इस जो प्लंजर, ये जो प्लंजर आपके पास है, इस प्लंजर को हम फ्री फॉल करवाते हैं, इस प्लंजर को अंडर द ग्रेविटी इस सैंपल में पेनिट्रेट करवाते हैं। क्या करवाते हैं, अंडर द ग्रेविटी इस प्लंजर को इसमें इस सीमेंट सैंपल में पेनिट्रेट करवाते हैं, अंडर ग्रेविटी इस प्लंजर को फ्री फॉल करवाते हैं ओवर दिस मोल्ड, ठीक है। इस मोल्ड के ऊपर इस प्लंजर को फ्री फॉल करवाते हैं। अब जब हम इस प्लंजर को इस पर फ्री फॉल करवाते हैं, ये प्लंजर इस सीमेंट सैंपल में पेनिट्रेट कर जाता है, ठीक है। इस सीमेंट सैंपल में क्या करता है, ये प्लंजर पेनिट्रेट करता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, उस पेनिट्रेशन को नोट कर लेते हैं, ठीक है। ये जो अमाउंट है इसको हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा। अब हम क्या करते हैं, देखो अब क्या करते हैं, पहला काम ये करते हैं कि जो डिफरेंट सैंपल हमने प्रिपेयर करवाया इसको इस मोल्ड में फिल करते हैं। अब हम क्या करते हैं, हर सैंपल पे अलग अलग क्या करते हैं, इस जो प्लंजर को इसमें पेनिट्रेट करवाते हैं। अब क्या होता है कि हर बार जो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी, वैल्यू ऑफ जो एक्स निकल के आएगा, वैल्यू ऑफ एक्स, ये अलग अलग वाटर कंटेंट के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। हम जो सीमेंट पेस्ट तैयार करवा रहे हैं वो डिफरेंट वाटर कंटेंट पे तैयार करवा रहे हैं। और जब हम डिफरेंट वाटर कंटेंट पे सीमेंट सैंपल तैयार करवाएंगे, उसमें इसमें इस टेस्ट को अलग अलग टाइम पे क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो अलग अलग टाइम पे जब ये परफॉर्म करेंगे अलग अलग सीमेंट सैंपल पे, तो ये जो पेनिट्रेशन एक्स निकल के आ रहा है इसकी वैल्यू हर बार अलग निकल के आएगी, ठीक है, क्योंकि अलग अलग वाटर कंटेंट का क्या कर रहे हैं, सीमेंट सैंपल तैयार करवा रहे हैं, ठीक है। तो एक ऐसा वाटर कंटेंट आपके पास निकल के आएगा, जिस पे ये जो पेनिट्रेशन की वैल्यू है, ठीक है, ये पेनिट्रेशन की वैल्यू कितना निकल जाए, 33 से 35 mm फ्रॉम टॉप ऑफ द मोल्ड, ठीक है। जब हम डिफरेंट वाटर कंटेंट पे डिफरेंट पेनिट्रेशन चेक करेंगे तो एक ऐसा वाटर कंटेंट निकल के आएगा जिसपे इस पेनिट्रेशन की वैल्यू कितना निकल के आ जाएगी, 33 से 35 mm फ्रॉम द टॉप ऑफ द मोल्ड। इस मोल्ड से कितना, 33 से लेकर 35 mm तक जब पेनिट्रेशन हो जाएगा तो उसी वाटर कंटेंट को किससे हम रिपोर्ट करेंगे, वो जो वाटर कंटेंट निकल के आएगा वो क्या होगा, अपनी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी या नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी क्या है, सो दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर at which this value of x will come out to be 33 to 35 mm from the top of the mold or 5 to 7 mm from the bottom of the mold, ठीक है। या तो हम ये बोल दें कि 33 से 35 mm कहाँ से, टॉप ऑफ द मोल्ड, या तो आप ये बोल सकते हो कि 5 से 7 mm कहाँ से, बॉटम ऑफ द मोल्ड, 5 से 7 mm। देखो टोटल मोल्ड का जो टोटल हाइट है वो कितना, 40 mm है। इसका मतलब अगर हम 33 से 35 mm ऊपर से चेक करेंगे तो नीचे से कितना निकल के आएगा, 5 से 7 mm निकल के आएगा। तो ये वाटर कंटेंट है जहाँ पे ये जो पेनिट्रेशन की वैल्यू निकल के आती है, कितना निकल के आती है, 5 से 7 mm फ्रॉम द बॉटम ऑफ द मोल्ड, ठीक है। तो ये होगा क्या, ये कौन सा टेस्ट है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इस टेस्ट में आप एक बार चेक कर लो, यही सारी बातें यहाँ पे मेंशन है, ये सारी बातें यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। टेम्परेचर कितना मेंटेन करते हैं, टेम्परेचर मेंटेन करते हैं 27 ± 2 डिग्री, ठीक है। टेम्परेचर कितना मेंटेन करते हैं, 27 ± 2 डिग्री, ठीक है। ये टेम्परेचर की वैल्यू है कि जब पूरे टेस्ट के दौरान
पूरे टेस्ट के दौरान जो टेम्परेचर मेंटेन कराते हैं लैब में वो कितना होना चाहिए 27 ± 2 डिग्री। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 90% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए 90%। तो ये 1-2 पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। ओपीसी की जो वैल्यू है, ओपीसी की जो वैल्यू निकल के आती है वो ओपीसी के लिए जो कंसिस्टेंसी, नॉर्मल कंसिस्टेंसी की वैल्यू निकल के आती है वो कितना निकल के आती है 30% के आसपास निकल के आती है। तो ये 2-3 बात आपको याद रखना है कि इस टेस्ट में, ये जब हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो ये कितने डेप्थ के लिए पेनिट्रेशन होता है 33 to 35 mm फ्रॉम द टॉप ऑफ द मोल्ड और 5 to 7 mm फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वीकेट मोल्ड, ठीक है। दूसरी बात, ओपीसी के लिए स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी या नॉर्मल कंसिस्टेंसी की जो वैल्यू निकल जाती है ये अप्रॉक्सीमेटली कितना निकल जाती है 30% के आसपास निकल जाती है। बाकी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी अभी आपको याद रखना है। तो इस टेस्ट से बस इतनी बातें निकल के आती है और ये सारी बातें आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपके पास ये था कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट किसके द्वारा करते हैं, किसके द्वारा परफॉर्म करते हैं। तो आपके पास कौन सा वीकेट ऑपरेटर से, वीकेट्स ऑपरेटर से, ठीक है, ठीक है। इससे मेजर क्या करते हैं, इससे मेजर करते हैं वाटर कंटेंट, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर कितना हमको ऐड करना है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का सीमेंट पेस्ट तैयार करवाने के लिए। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का सीमेंट पेस्ट तैयार हुआ कि नहीं हुआ या कितने अमाउंट ऑफ वाटर पे तैयार हुआ, ये कैसे मेजर करते हैं वीकेट ऑपरेटर से, ठीक है। तो ये सारी बातें आ गई स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला देखो, इस क्वेश्चन में क्या है कि उसी वाटर अमाउंट स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का सीमेंट पेस्ट हमने फॉर्म करवाया, ठीक है, उसमें कितना वाटर ऐड किया था, उसी पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन गया। सबसे बेसिक क्वेश्चन इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन गया। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो पीछे जितनी भी बातें बताई गई वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आपसे ये बोला जा रहा है कि 1500 ग्राम ऑफ द सीमेंट इज रिक्वायर्ड टू हैव 1875 ग्राम ऑफ सीमेंट पेस्ट ऑफ द नॉर्मल कंसिस्टेंसी, ठीक है। आपके पास क्या है, आपके पास 1500 ग्राम ऑफ सीमेंट है। कितना सीमेंट है 1500 ग्राम ऑफ ड्राई सीमेंट है, ठीक है। आपका क्या बोला जा रहा है कि आप इससे क्या करा, हमने इसमें कुछ वाटर मिलवाया, ठीक है, हमने इसमें कुछ वाटर मिलाया और सीमेंट पेस्ट तैयार किया। और ये जो सीमेंट पेस्ट है वो क्या स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का सीमेंट पेस्ट है। अगर ये स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी बोल दो या नॉर्मल कंसिस्टेंसी बोल दो, सेम बात है, ठीक है। अगर आप नॉर्मल कंसिस्टेंसी का सीमेंट पेस्ट तैयार करवाए तो आप बता दो कि कितना वाटर कंटेंट है इस नॉर्मल कंसिस्टेंसी का सीमेंट पेस्ट तैयार करवाने में, ठीक है। इसका मतलब आपसे पूछा गया परसेंटेज ऑफ वाटर कितना है जब ड्राई सीमेंट में आपने क्या किया, वाटर मिला के नॉर्मल कंसिस्टेंसी का सीमेंट पेस्ट तैयार करवाए। इसका मतलब अगर हम आपसे बोले यहाँ पे क्या है, यहाँ ड्राई सीमेंट क्या है, वेट ऑफ द ड्राई सीमेंट कितना है, वेट ऑफ ड्राई सीमेंट कितना है, तो वेट ऑफ ड्राई सीमेंट है कितना 1500 ग्राम, 1500 ग्राम, ठीक है। और वेट ऑफ सीमेंट पेस्ट कितना है, सीमेंट पेस्ट का वेट कितना है, वेट ऑफ सीमेंट पेस्ट ये कितना 1875 ग्राम, कितना 1875 ग्राम। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम पूछे कि इसमें कितना वेट ऑफ वाटर, कितना वाटर आपने इसमें ऐड किया होगा, वेट ऑफ वाटर एडेड, आपने इसमें कितना वाटर ऐड किया होगा, सिंपल सा बात है 1875 माइनस कितना 1500, कितना हो गया यहाँ से 375 ग्राम, ठीक है, 375 ग्राम। तो अभी तो आपने ये बताया कि इसमें आपने कितना वाटर ऐड किया, 375 ग्राम आपने वाटर ऐड किया होगा इस सीमेंट पेस्ट को बनवाने में, ठीक है। आपसे वाटर कंटेंट पूछा जा रहा है, जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी है या फिर आपका जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है, इसमें जो हम अमाउंट ऑफ वाटर रिपोर्ट करते हैं वो किसके टर्म में रिपोर्ट करते हैं, वाटर कंटेंट के टर्म में रिपोर्ट करते हैं। और वाटर कंटेंट आपने सॉइल में पढ़ रखा होगा कि वाटर कंटेंट को किसके टर्म में रिपोर्ट करते हैं, ये हम रिपोर्ट करते हैं परसेंटेज के टर्म में रिपोर्ट करते हैं। और किसके टर्म में परसेंटेज निकालते हैं, वेट ऑफ द सॉलिड, वेट ऑफ द सॉलिड के टर्म में हम क्या करते हैं, इसको रिपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हो गया वाटर कंटेंट कितना हो गया, वाटर कंटेंट को हम रिपोर्ट करते हैं किसमें, परसेंटेज के टर्म में। और किसके परसेंटेज के टर्म में, वेट ऑफ द सॉलिड के टर्म में। तो वाटर कंटेंट W कितना होता है, वेट ऑफ द सॉलिड WS अपॉन वेट ऑफ द वाटर होता है, वेट ऑफ द वाटर अपॉन वेट ऑफ द सॉलिड इनटू 100, ठीक है। सिंपल बात है, वेट ऑफ द वाटर आपने कितना निकाला 375 ग्राम, ठीक है। वेट ऑफ द सॉलिड आपको पता है कितना है 1500 ग्राम इनटू यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से कितना, ये निकल जाएगा 25%, ठीक है, ये निकल जाएगा कितना 25%, ठीक है। तो आपसे ये पूछा गया कि कितना वाटर कंटेंट आप ऐड करोगे स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का सीमेंट पेस्ट प्रिपेयर करवाने में, तैयार करवाने में। तो ये वाले यहाँ से निकल गया कितना 25%। तो ये अलग अलग सीमेंट के लिए क्या वाटर कंटेंट जो निकल जाएगी अलग अलग निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 25% हो जाएगा, ठीक है।
और ये देखो, ये क्वेश्चन आपका अभी एसएससी जेईई 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये 2016 का क्वेश्चन है। ये जो सारे क्वेश्चन अभी यहाँ पे करवाए जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सारे के सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। और ये उसके साथ साथ हम यहाँ पे इससे रिलेटेड बाकी जो जितने भी इंफॉर्मेशन हो सकता है, जितने भी पॉसिबल इंफॉर्मेशन हो सकता है जहाँ से नए क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सारे का डिस्कशन यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, इसके बाहर आपसे कोई नया क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत कम बनती है। ठीक है, इसके बाहर नए क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी बहुत कम बनती है इन टॉपिक से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन परफॉर्मिंग सेटिंग टाइम टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? अब आपके पास टेस्ट है सेटिंग टाइम टेस्ट पे सवाल है। ठीक है, सेटिंग टाइम टेस्ट ऑफ द सीमेंट इज। ठीक है, आपसे ये पूछा जा रहा है कितना अमाउंट ऑफ वाटर आप सीमेंट में ऐड करते हो सीमेंट सैंपल बनवाने में, किसके लिए? जब हम सेटिंग टाइम टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं। सेटिंग टाइम टेस्ट करने के लिए आपको कितना अमाउंट ऑफ वाटर सीमेंट में मिलाना पड़ता है सीमेंट सैंपल बनाने के लिए। ठीक है, तो अभी हमने आपको एक चीज़ बताया था कि जितने भी टेस्ट बनते हैं लैब में, दो टेस्ट को छोड़ के, फाइनेस्ट और स्पेसिफिक ग्रेविटी को छोड़ के, बाकी सारे टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले हम क्या परफॉर्म करते हैं? कंसिस्टेंसी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब हम बताएं कि जो कंसिस्टेंसी टेस्ट में आपने जो पी निकाला था, जो वाटर कंटेंट निकाला था, अगर हम उसको पी से रिपोर्ट करें, जो आपने कंसिस्टेंसी टेस्ट में जो वाटर कंटेंट निकाला था, अगर हम उसको पी से रिपोर्ट करें, ठीक है, तो उसी के हेल्प से हम यहाँ पे बता पाते हैं कि इस सैंपल में कितना वाटर कंटेंट ऐड करना होता है। तो सेटिंग टाइम के लिए, चाहे वो इनिशियल सेटिंग टाइम हो चाहे वो फाइनल सेटिंग टाइम हो, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हम जो वाटर मिलाते हैं सीमेंट में, वो कितना मिलाते हैं? 0.85 पी। ठीक है, 0.85 पी, जहाँ पे पी क्या है? पी है वाटर कंटेंट टू फॉर्म द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी सीमेंट सैंपल। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी सीमेंट सैंपल बनाने के लिए जितना वाटर कंटेंट मिलाना था वो पी था, और उसका 0.85 टाइम्स वाटर मिलाते किसमें? इनिशियल सेटिंग टाइम या फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब बात ये आता है कि इससे जो अलग क्वेश्चन बनेगा वो बन सकता है और क्वेश्चन इसमें कि इनिशियल सेटिंग टाइम परफॉर्म कैसे करते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्या बन सकता है कि इनिशियल सेटिंग टाइम हम परफॉर्म कैसे करते हैं। ठीक है, अभी आपने कंसिस्टेंसी टेस्ट में विकैट्स ऑपरेटर्स देखा था। ठीक है, और वहाँ पे क्या था? विकैट्स ऑपरेटर्स में मेरे पास प्लंजर होता था, कितना? 10 mm डाया का। ठीक है, 10 mm डाया का प्लंजर होता था, उसको अंडर द ग्रेविटी सीमेंट सैंपल में पेनिट्रेट करवाते थे, और जिस वाटर कंटेंट के सीमेंट सैंपल में इस पेनिट्रेशन की वैल्यू 33 से 35 mm फ्रॉम द टॉप ऑफ द मोल्ड, टॉप ऑफ द मोल्ड से 33 से 35 mm निकल के आता था, उसी वाटर कंटेंट को हम रिपोर्ट करते थे किससे? इस पी से, जो अभी हमने पीछे पी की बात करा था। अब इनिशियल सेटिंग टाइम निकालने के लिए आपके पास जो पहला सेटिंग टाइम है वो इनिशियल सेटिंग टाइम है। ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए अभी हम क्या करते हैं? अभी आपके पास सेम विकैट्स ऑपरेटर्स होता है। अब यहाँ पे प्लंजर की जगह पे हम क्या यूज करते हैं? 1 mm स्क्वायर साइज का 1 mm साइज का स्क्वायर निडल यूज करते हैं। स्क्वायर शेप का 1 mm साइज का निडल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? निडल यूज करते हैं। अब द साइज ऑफ 1 mm और इसका शेप जो होता है क्या होता है? स्क्वायर शेप का होता है। ठीक है, इस बात को बताने से पहले एक और अगर हम बात बताएं कि सर आप ये बता दो कि इनिशियल सेटिंग टाइम होता क्या है? इनिशियल सेटिंग टाइम होता क्या है? ठीक है, तो अब हम एक सिंपल सा बात बताते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है। इस बात को एकदम सिंपल समझना, और एक ही बार में आप इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम आप दोनों समझ जाओगे। ठीक है, अगर हम ये बोले कि आपके पास सीमेंट है, ठीक है, आपके पास क्या? आपके पास सीमेंट है, ठीक है, और आपने क्या किया? इस सीमेंट में वाटर ऐड किया। आपने क्या किया? इस सीमेंट में वाटर ऐड किया। सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए आप क्या करोगे? सीमेंट में वाटर ऐड करोगे। अब होगा क्या? अब होगा ये कि जब आप इसमें वाटर ऐड करोगे तो सीमेंट का हाइड्रेशन स्टार्ट हो चुका होगा। जैसे ही आप वाटर ऐड करोगे सीमेंट में तो सीमेंट का हाइड्रेशन क्या होगा? सीमेंट का हाइड्रेशन स्टार्ट होगा। और जब सीमेंट का हाइड्रेशन स्टार्ट होगा तो कुछ टाइम बाद सीमेंट पेस्ट क्या करेगा? अपनी प्लास्टिसिटी को लूज करना स्टार्ट करेगा। क्या करेगा? अपनी प्लास्टिसिटी को लूज करना स्टार्ट करेगा। इसका मतलब क्या होगा? हम ये बोले सीमेंट पेस्ट स्टार्ट लूजिंग इट्स प्लास्टिसिटी। ठीक है, क्या करेगा? सीमेंट का जो पोस्ट पेस्ट होगा वो अपनी प्लास्टिसिटी को क्या करेगा? लूज करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? फिर कुछ टाइम ऐसा आएगा, कुछ टाइम बाद आप क्या देखोगे? सीमेंट पूरी तरीके से हार्ड हो चुका होगा। सीमेंट पूरी तरीके से हार्ड हो चुका होगा, इसका मतलब सीमेंट का हाइड्रेशन कंप्लीट हो चुका होगा, और सीमेंट अपनी प्लास्टिसिटी को पूरी तरीके से क्या कर चुका होगा? लॉस कर चुका होगा। तो क्या करोगा यहाँ पे? सीमेंट पेस्ट लॉस्ट इट्स
इंटायर प्लास्टिसिटी, ठीक है। सीमेंट क्या करेगा, कुछ टाइम बाद सीमेंट क्या करेगा, अपने उसके पास जितनी भी प्लास्टिसिटी है वो इंटायर प्लास्टिसिटी को क्या करेगा, वो लॉस कर चुका होगा। अब क्या होगा, अब ये जो टाइम निकल गया है, जब सीमेंट में वाटर मिलाने के बाद से, सीमेंट में वाटर मिलाने के बाद से लेके जब सीमेंट अपनी प्लास्टिसिटी को लूज करना स्टार्ट करता है, उस टाइम को बोलते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम। क्या बोलते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम। अब इससे सिंपल लैंग्वेज आपको नहीं बताया जा सकता है कि इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है, कि आप सीमेंट में पानी मिलाओगे, ठीक है, और सीमेंट में पानी मिलाने के बाद क्या होगा, सीमेंट का पेस्ट बनेगा, सीमेंट का हाइड्रेशन स्टार्ट होगा, और कुछ समय बाद सीमेंट की जो सीमेंट पेस्ट है वो अपने प्लास्टिसिटी को लूज करना स्टार्ट करेगा, और जितने टाइम बाद सीमेंट अपनी प्लास्टिसिटी को लूज करना स्टार्ट करेगा उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम, ठीक है। और इसको हम अपने घड़ी देख के ऑब्जर्व करके नहीं बता सकते कि कब सीमेंट अपनी प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट किया। ये चीज़ें हमको अपने आंखों से नहीं दिखेगा, इसके लिए हमको टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, और हम वो टेस्ट कहाँ पे परफॉर्म करते हैं, लैब में परफॉर्म करते हैं। वो टेस्ट हम कहाँ पे परफॉर्म करते हैं, लैब में परफॉर्म करते हैं। और दूसरी बात, फाइनल सेटिंग टाइम यहीं पे समझो कि फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है। तो आपने जब सीमेंट में पानी मिलाया तब से लेके जब सीमेंट अपनी पूरी प्लास्टिसिटी को लूज कर चुकी होती है, पूरी प्लास्टिसिटी सीमेंट की खत्म हो जाती है, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, उस टाइम को बोलते हैं फाइनल सेटिंग टाइम, ठीक है, फाइनल सेटिंग टाइम। अब आपके लिए इसके पास क्या, अब आपके पास इसके लिए टेस्ट है इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए। इसमें क्या करते हैं, अब हम सीमेंट सैंपल तैयार करवाते हैं, कितना अमाउंट मिला, अब सीमेंट सैंपल तैयार करवाते हैं कितना, उसमें पानी कितना मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं 0.8 टाइम पी, 0.85 टाइम टी, ठीक। सीमेंट लेते हैं, उसमें 0.85 पी टाइम्स पानी मिलाते हैं, ठीक है। अब सीमेंट पेस्ट तैयार होगा, अब सीमेंट पेस्ट को वापस उसी विकेट्स मोल्ड में क्या करेंगे, उसी विकेट्स मोल्ड में फिर से हम फिल करेंगे, ठीक है, उसी विकेट्स मोल्ड में फिर से फिल करेंगे। अब आपके पास क्या होगा, 1 mm साइज का, कितना, 1 mm साइज का, 1 mm साइज का क्या होता है, स्क्वायर नीडल होता है, स्क्वायर नीडल होता है। अब हम क्या करेंगे, इस 1 mm साइज के स्क्वायर नीडल को वापिस से फ्री फॉल करवाएंगे। फ्री फॉल करवाने क्या मतलब है, अंडर ग्रेविटी इसको छोड़ देंगे, अंडर द ग्रेविटी इस पे छोड़ देंगे। अब जब हम इस मोल्ड के ऊपर अंडर द ग्रेविटी इस नीडल को रख के छोड़ देंगे तो होगा क्या, कुछ टाइम बाद ये नीडल क्या करेगा, इसमें पेनिट्रेट कर जाएगा, ठीक है, कुछ टाइम बाद ये नीडल इसमें क्या कर जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगा। आप वो टाइम देख लो कि जब ये पेनिट्रेशन कितना निकल के आ जाए, जब ये पेनिट्रेशन की वैल्यू 33 से 35 में निकल के आ जाए। आप उस टाइम को नोट कर लो, जिस टाइम बाद इस पेनिट्रेशन की वैल्यू कितना निकल आ जाए, 33 से लेके 35 mm निकल के आ जाए, उस टाइम को आप क्या बोल दोगे, इनिशियल सेटिंग टाइम। तो जितने टाइम बाद इस पेनिट्रेशन की वैल्यू निकल जाएगी 33 से 35 mm, वो क्या हो जाएगा, सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, ये जो नीडल यूज होता है उसका जो डायमीटर कितना होता है, उसका जो साइज कितना होता है, 1 mm होता है, और क्या होता है, स्क्वायर नीडल होता है। कौन सा नीडल यूज होता है, स्क्वायर नीडल यूज होता है। और IST की वैल्यू शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट, किसके लिए, OPC के लिए, ठीक है, फॉर दी OPC सीमेंट, किसके लिए, फॉर OPC सीमेंट, फॉर OPC सीमेंट। ये जो IST की वैल्यू निकल आती है, इनिशियल सेटिंग की वैल्यू, इनिशियल सेटिंग टाइम की जो वैल्यू निकल के आनी चाहिए वो 30 मिनट से कम निकल के नहीं आनी चाहिए। ये हो गया इनिशियल सेटिंग टाइम। अगला देखना फाइनल सेटिंग टाइम क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी दी मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम। आपसे मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम पे सवाल पूछा गया कि मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम कितना होना चाहिए। अभी हमने आपको बताया कि फाइनल सेटिंग टाइम होता क्या, ठीक है। और इस टेस्ट को परफॉर्म कैसे करते हैं वो यहाँ पे देख लो, इस टेस्ट को परफॉर्म कैसे करते हैं। वापस से सेम मोल्ड है, विकेट्स ऑपरेटर से में जो मोल्ड यूज होता है वही सेम मोल्ड यहाँ पे भी है, ठीक है। अभी क्या होता है, अब आपके पास एक नीडल है, ठीक है, अब आपके पास नीडल है, नीडल विथ कॉलर है, क्या है, दिस इज द नीडल, ठीक है। ये क्या है, अब आपके पास है नीडल विथ 5 mm कॉलर, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपके पास ये जो नीडल है ना, इस नीडल में एक 5 mm साइज का कॉलर अटैच्ड है। क्या अटैच्ड है, ये जो नीडल है, ये नीडल है, ठीक है। अब इस नीडल पे क्या अटैच्ड है, 5 mm साइज का क्या अटैच्ड है, कॉलर अटैच्ड है, ठीक है। अब इस टेस्ट को हम कैसे परफॉर्म करते हैं, जल्दी से चेक कर लो। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो आपने सीमेंट सैंपल बनाया, अभी आपने IST टेस्ट परफॉर्म करने के लिए सीमेंट में 0.85 पी टाइम्स क्या मिलाया, वाटर मिलाया। अब वाटर मिलाने के बाद आपका सीमेंट सैंपल तैयार हो गया, ठीक है। अब इस सीमेंट सैंपल को हम इस मोल्ड में भरेंगे, ठीक है, इस मोल्ड में भरेंगे। अब सीमेंट में हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होगा, जब आपने वाटर मिला दिया सीमेंट में हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होगा।
अब क्या करेगा, सीमेंट टाइम के साथ हार्ड करना शुरू होगा, सीमेंट टाइम के साथ हार्ड होना शुरू होगा। जब सीमेंट टाइम के साथ हार्ड होना शुरू होगा तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइम पे इस नीडल को, नीडल विथ अटैच्ड कॉलर को हम इस पर क्या करते हैं, वापस से फ्री फॉल करवाते हैं। ठीक है, वापस से फ्री फॉल करवाते हैं। होगा क्या, जब आप इस नीडल को इस पर फ्री फॉल करवाओगे तो आपके पास क्या होगा, आपके पास 5 mm साइज का क्या होगा, 5 mm साइज का आपके पास कॉलर होगा और इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में नीडल होगा। ठीक है, इसके बीच में क्या होगा, नीडल होगा। ठीक है, तो आप देखोगे ना कि जब आप अलग अलग टाइम पे इस टेस्ट को परफॉर्म करोगे तो आप एक चीज़ चेक करोगे कि यहाँ पे ये नीडल भी स्टार्टिंग में क्या होगा, यहाँ पे ये नीडल और ये कॉलर, ये दोनों क्या करेंगे, सीमेंट सैंपल पे इंप्रेशन फॉर्म करेंगे। सीमेंट सैंपल पे इंप्रेशन फॉर्म करेंगे, मतलब सीमेंट सैंपल पे कुछ मार्क छोड़ के जाएंगे, कुछ साइन छोड़ के जाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट टाइम पे इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइम T1 T2 T3 टाइम पे क्या करेंगे, डिफरेंट टाइम पे इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। तो एक टाइम ऐसा निकल के आएगा जब ये नीडल इस सीमेंट सैंपल पे इंप्रेशन फॉर्म तो करेगा लेकिन ये कॉलर कोई भी इंप्रेशन फॉर्म नहीं करेगा। क्या मतलब ये कि जो कॉलर है अब वो कोई इंप्रेशन फॉर्म ना करे। ठीक है, इस सीमेंट सैंपल के ऊपर ये जो कॉलर है 5 mm का, ये इंप्रेशन फॉर्म ना करे, लेकिन जो नीडल है वो केवल नीडल इंप्रेशन फॉर्म कर रहा हो, केवल नीडल है वो केवल साइन बना रहा हो, कहाँ पे, सीमेंट सैंपल के ऊपर। तो उस टाइम को हम नोट डाउन कर लेंगे और वही जो टाइम होगा वो क्या होगा, फाइनल सेटिंग टाइम होगा। ठीक है, मतलब जितने टाइम बाद सीमेंट का कॉलर इंप्रेशन बनाना छोड़ दे, केवल नीडल है वो केवल इंप्रेशन बनाए, तो उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, फाइनल सेटिंग टाइम बोलेंगे। बाकी ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। फॉर दी ओपीसी सीमेंट, किसके लिए, ओपीसी सीमेंट के लिए इस एफएसटी की वैल्यू शुड नॉट बी मोर देन 10 आवर्स, 10 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओपीसी की जो वैल्यू होती है फॉर दी ओपीसी सीमेंट, फाइनल सेटिंग टाइम की जो वैल्यू होती है वो कितना होनी चाहिए, 10 आवर्स से ज़्यादा निकल के नहीं आनी चाहिए। ठीक है, 10 आवर्स से ज़्यादा निकल के नहीं आनी चाहिए। ये हो गया फाइनल सेटिंग टाइम। ठीक है, बाकी एक बार ये टेबल देख लेना कि कंसिस्टेंसी टेस्ट में जो क्या यूज करते हैं, टाइप ऑफ द रॉड जो होता है वो प्लंजर होता है। ठीक है, इसका जो साइज होता है 10 mm होता है। आईएसटी में जो स्क्वायर नीडल यूज करते हैं और इस स्क्वायर नीडल का जो साइज होता है 1 mm होता है। और जो एफएसटी होता है, एफएसटी में एनुलर कॉलर विद नीडल, जो नीडल यूज करता है उसके साथ साथ क्या होता है, एनुलर कॉलर अटैच होता है। और इस एनुलर कॉलर का जो साइज होता है वो कितना होता है, 5 mm होता है। ये जो एनुलर कॉलर अटैच होता है उसका जो साइज होता है कितना होता है, 5 mm होता है। बाकी कॉलर के साथ जो नीडल यूज होता है उस नीडल का साइज अभी भी यहाँ पे कितना होता है, इस नीडल की साइज अभी भी यहाँ पे 1 mm ही होता है। ठीक है, जो नीडल होता है उस नीडल की साइज कितनी होती है, 1 mm होती है, बट इसके बाहर जो कॉलर लगा होता है उस कॉलर की साइज कितनी होती है, 5 mm होती है। तो आपसे अगला सवाल इस पर बन सकता है कि इस नीडल या कॉलर की साइज पे बन सकता है। ठीक है, तो अब ये सारे सवाल बन सकते हैं आपसे। इनिशियल सेटिंग टाइम पूछा कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए कितना होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल फाइनल सेटिंग टाइम। अच्छा ठीक बता, फाइनल सेटिंग टाइम में जो नीडल यूज होता है उस नीडल की साइज बता दो। तो हमने अभी आपको बताया कि जो नीडल यूज होता है वो अभी भी 1 mm साइज का यूज होता है, उसके साथ जो कॉलर अटैच होता है उसका साइज कितना होना चाहिए, 5 mm होना चाहिए। इसका मतलब जो नीडल आपसे क्या पूछा जा रहा है, नीडल की साइज पूछा जा रहा है, तो नीडल की साइज कितना होगा, 1 mm अभी भी होगा, 1 mm डायमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक करना। ठीक है, सो द डायमीटर ऑफ विकेट्स प्लंजर इज 10 mm एंड इट्स लेंथ वेरीज फ्रॉम। अभी हमने आपको बताया कि जो विकेट्स प्लंजर यूज होता है कहाँ पे, कंसिस्टेंसी टेस्ट परफॉर्म करवाने में, वहाँ पे जो प्लंजर यूज होता है उस प्लंजर का जो डायमीटर होता है कितना होता है, 10 mm होता है, और उसकी लेंथ कितना होती है, उसकी लेंथ होती है 40 से लेके 50 mm तक। ठीक है, 40 से लेके 50 mm तक। तो क्या हो जाएगा आंसर, सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो विकेट्स प्लंजर का जो डायमीटर होता है वो 10 mm होता है और उसका जो लेंथ निकल के आता है वो कितना निकल के आता है, 30 से लेके 40 mm तक। और उसमें जो मोल्ड यूज करते हैं उस मोल्ड की जो साइज, उस मोल्ड की जो हाइट होती है वो कितना होती है, 40 mm तक होती है। ठीक है, मोल्ड की जो साइज होती है कितना होती है, 40 mm तक होती है। अगला क्वेश्चन चेक कर लेना क्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे। ठीक है, जल्दी से मैं यहाँ पे बता दूं कि सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट परफॉर्म करवाने से पहले हमको क्या परफॉर्म करवाना पड़ेगा, सीमेंट का कंसिस्टेंसी टेस्ट परफॉर्म करवाना पड़ेगा। वहाँ से हम पी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, वहाँ से जो पी की वैल्यू निकल के आएगी उसका यूज हम यहाँ पे करेंगे। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीमेंट और सैंड को मिक्स करके क्या परफॉर्म कर, सीमेंट और सैंड को मिक्स करके सबसे पहले मोटार प्रिपेयर करवाते हैं। क्या प्रिपेयर करवाते हैं, मोटार प्रिपेयर करवाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मोटार बनाते हैं और उस मोटार में जो सीमेंट और सैंड का जो प्रोपोर्शन होता है वो कितना होता है, 1:3 होता है।
उस मोटार में सबसे पहला जो काम है हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोटार बनाएंगे, ठीक है। सीमेंट और सैंड को मिक्स करके मोटार बनाएंगे, ठीक है। और उस मोटार में सीमेंट और जो सैंड का प्रोपोर्शन होगा वो 1:3 रेशियो में होना चाहिए, 1:3 रेशियो में होना चाहिए। और जो 1:3 रेशियो में सीमेंट का जो 1:3 रेशियो में क्या करेंगे, सीमेंट और सैंड का प्रोपोर्शन यूज करके मोटार बनाएंगे। उसमें जो सैंड यूज करते हैं, ठीक है, इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए जो हम सैंड यूज करते हैं वो कौन सा, वो स्टैंडर्ड सैंड होता है। और कौन सा सैंड होता है, इनोर सैंड होता है। यहाँ पर जो हम सैंड यूज करते हैं वो कौन सा सैंड होता है, इनोर सैंड होता है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड सैंड मेंशन क्या है, स्टैंडर्ड सैंड का मतलब कौन सा सैंड है, इनोर सैंड है, ठीक है। कौन सा सैंड है, इनोर सैंड है, ठीक है। स्टैंडर्ड सैंड यहाँ पे कौन सा, इनोर सैंड है, ठीक है। अच्छा, इनोर सैंड का क्या मतलब हुआ, इनोर सैंड का मतलब कुछ भी नहीं है, ये एक तरीके का सैंड है जो कहाँ पे पाया जाता है। ये इनोर एक जगह का नाम है जो आपको साउथ इंडिया में मिलता है। इनोर एक जगह का नाम है जो साउथ इंडिया में मिलता है। वहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइप की सीमेंट पाई जाती है, एक स्पेसिफिक टाइप की सीमेंट पाई जाती है। उसी सीमेंट से हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं और उस सीमेंट का नाम, उस जगह के नाम पे इस सीमेंट का नाम हम रख देते हैं इनोर सैंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो मोटार प्रिपेयर करवाते हैं 1:3 के रेशियो में प्रिपेयर करवाते हैं। और जो सैंड यूज करते हैं, कौन सा सैंड यूज करते हैं, इनोर सैंड यूज करते हैं, ठीक है। अब इस सीमेंट सैंपल को बनाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वाटर यूज करते हैं, इस सीमेंट सैंपल को बनाने के लिए जो हम वाटर यूज करते हैं, वाटर कंटेंट यूज करते हैं, वो होता है कितना, P/4 + 3%, 3% ऑफ मोटार, ठीक है। जो आपने मोटार प्रिपेयर करवाया 1:3 प्रोपोर्शन में, उसका P/4 + 3% ऑफ द 3% ऑफ वाटर क्या करते हैं, इसमें ऐड करवाते हैं सीमेंट पेस्ट को तैयार करवाने के लिए। अब P वापस आपको पता सेम वही P है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जब आपके पास एक बार सीमेंट पेस्ट तैयार हो गया, ठीक है, जब आपके पास एक बार सीमेंट पेस्ट तैयार हो गया, अब इसको हम एक स्टैंडर्ड साइज के मोल्ड में भर देते हैं। क्या करते हैं, इस मोटार को एक स्टैंडर्ड साइज के मोल्ड में भर देते हैं। और स्टैंडर्ड साइज का जो साइज निकलता है, क्यूब, क्या जो मोल्ड होता है वो किसका होता है, क्यूब शेप का होता है। और उसका जो क्यूब शेप का मोल्ड होता है, उसका जो साइज होता है वो कितना होता है, वो होता है 70 कितना साइज ऑफ मोल्ड कितना होता है, ये होता है 70.6 mm, ठीक है। जो साइज ऑफ द मोल्ड होता है वो कितना होता है, 70.6 mm होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो जो साइज ऑफ द मोल्ड होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 70.6 mm होना चाहिए। और एक और बात यहाँ पे से एक और बात होती है कि सर साइज ऑफ द मोल्ड तो होगा 70.6 mm होना चाहिए, और इसका जो सरफेस निकल के आता है, जो सरफेस का एरिया निकल के आता है, सरफेस एरिया जो निकल के आना चाहिए, कितना निकल के आना चाहिए, सरफेस एरिया निकल के आना कितना चाहिए, 5000 mm² निकल के आना चाहिए, ठीक है। सरफेस की जो एरिया निकल के आना चाहिए वो कितना निकल के आना चाहिए, 5000 mm² निकल के आना चाहिए। तो साइज ऑफ द मोल्ड पूछ सकता है आपसे, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट करने में हम किस साइज का मोल्ड यूज करते हैं उसका डायमेंशन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। कितना वाटर मिलाते हैं उसका वो पूछ सकता है आपसे, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जब हम एक बार मोल्ड प्रिपेयर कर लें, ठीक है, अब उसको क्या करते हैं, उसको पानी में इमर्ज करते हैं, ठीक है। पानी में इमर्ज करते हैं कितने टेम्परेचर पे, 27 ± 2 डिग्री टेम्परेचर पे। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना मेंटेन करते हैं, 50% नहीं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना मेंटेन करते हैं, 50% के आसपास, ठीक है। तो आपसे पास नहीं 50 mm नहीं होता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना होता है, 90% होता है, कितना होता है, 90%। ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू कितना होता है, ये 90% होता है। ये कितना होता है, ये होना चाहिए 90%, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, ये देखो ये सवाल किसमें पूछा गया, ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया SSC DE 2016 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। और इसके 2 ऑप्शन इनकरेक्ट है। 2 ऑप्शन कौन कौन से, अभी हमने आपको बताया कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए, 90% होना चाहिए। और जो क्यूब का साइज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 70.6 mm होना चाहिए। इसका मतलब C और D ये दोनों ऑप्शन क्या होंगे, गलत हो गए। इसका मतलब ये C और D दोनों ऑप्शन क्या होंगे, बोथ आर द इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा C और D। देख लीजिए पूछा गया गलत सवाल है, ठीक है, 2016 में पूछा गया था, गलत सवाल है। एक से ज़्यादा आंसर सही है, एक से ज़्यादा आंसर सही है, ठीक है। जो साइज है ये देखो कितना, ये जो साइज है, ये जो साइज निकल गया था ये कितना है, ये 70.6 mm, ठीक है। ये क्या हो गया, सेंटीमीटर में मेंशन है, ठीक है। ये साइज हो गया, ये मोल्ड का साइज यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। ये कौन सा टेस्ट है, कंप्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट था। 2 ऑप्शन सही थे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बाकी ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई, ये सारी बातें आपको
आपके कंफर्ट के लिए यहाँ पे सारी बातें मेंशन कर दिया गया है। अगर आप कोई भी बात भूलते हो, ठीक है, आप इस पीडीएफ को आप क्या करोगे, देखो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, ठीक है, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लो। ये सारी बातें जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, जो सारी बातें मैं यहाँ पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ, वो सारी बातें यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। अगर आप चीज़ें भूलते हो, हमने आपके कंफर्ट के लिए सारी चीज़ें यहाँ पे नोट कर दिया कि यही सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। बस आप इतनी चीज़ों को रट जाओ कि ये क्या होता है, मोटार का जो प्रोपोर्शन होता है कितना होता है, 1:3 होता है। मोल्ड का सब साइज होता है वो कितना होता है, ठीक है। वाटर कंटेंट कितना ऐड करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर कितना मेंटेन करते हैं, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना होता है। अगर आप इतनी सारी चीज़ें याद कर जाओ, इससे बाहर सवाल नहीं बन रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट पे, ठीक है। तो आपके कंफर्ट के लिए सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, जितनी चीज़ें मैं आपसे यहाँ पे बोल रहा हूँ वो सारी बातें यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। इस पीडीएफ को आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ डाउनलोड करोगे, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ठीक है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। आप वहाँ पे जाके टेलीग्राम चैनल डाउनलोड और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। और इस पीडीएफ से बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। सीमेंट में अगर आपको ये सीमेंट अगले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, आपको सीमेंट में इससे बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रॉपर साइज ऑफ द मोल्ड कितना होता है, 7.06 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, ऑप्शन ये हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन चेक कर लो क्या होगा। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आफ्टर 3 days शुड नॉट बी लेस देन। पूछा जा रहा है कि 3 दिन बाद ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का जो स्ट्रेंथ होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, वो कितना होना चाहिए। तो हम आपसे बता दें कि डिफरेंट ग्रेड ऑफ सीमेंट के लिए, डिफरेंट ग्रेड ऑफ सीमेंट के लिए डिफरेंट टाइमिंग पे, डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल के आता है। मतलब क्या, डिफरेंट समय पे डिफरेंट ग्रेड ऑफ सीमेंट के लिए, अलग अलग ग्रेड ऑफ सीमेंट के लिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल के आता है। उसका आप जल्दी से यहाँ पे देख लो कि क्या निकल के आता है। तो यहाँ पे आपके पास जो मेजर 3 ग्रेड के सीमेंट आप लोग पढ़ रहे होते हैं, OPC 33, OPC 43, OPC 53, ठीक है। अगर हम बात करें इसके डिफरेंट टाइमिंग पे, अगर हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को चेक करें तो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल के आता है। अगर हम 3 दिन बाद इसका स्ट्रेंथ चेक करें, कितने दिन बाद, 3 दिन बाद। अगर हम 7 दिन बाद, 7 डेज बाद स्ट्रेंथ चेक करें, अगर हम 28 दिन बाद स्ट्रेंथ को चेक करें, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल के आएगा। OPC 33 के लिए, OPC 33 के लिए जो 3 दिन बाद स्ट्रेंथ निकल गया था, वो कितना निकल गया था, 16। ये कितना निकल गया था, 22, ये 33, ठीक है। 43 के लिए कितना निकल गया था, 23, 33 और 43, ठीक है। OPC 53 के लिए कितना था, 27, 37 और 53। और ये सारे वैल्यूज किस में चलते हैं, न्यूटन पर mm स्क्वायर में। किस में, न्यूटन पर mm स्क्वायर में, ठीक है। इस बात को समझ लेना जल्दी से। सारे सीमेंट के लिए अलग अलग ग्रेड ऑफ सीमेंट के लिए अलग अलग टाइमिंग पे अलग अलग स्ट्रेंथ निकल के आता है। तो जो स्ट्रेंथ है 16, 22, 33, 23, 33 और 43, कितना, 23, 33 और 43, देन 27 और 37 और 53, ठीक है। कितना, 27, ये 37 है, 27, 37 और 53, ठीक है। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे एक रिलेशन आपको समझ में आएगा कि आप स्पेसिफिक वैल्यू तो नहीं बता सकते, आप जो ये आप एक रिलेशन यहाँ से बता सकते हो, आप यहाँ से एक रिलेशन बता सकते हो कि सर आपका जो, देखो इस ग्रेड का मतलब क्या, इस ग्रेड का मतलब है ये जो ग्रेड OPC 33 है, ये 33 आपको सीमेंट का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बताएगा, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताएगा। और जो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो कितने दिन का स्ट्रेंथ होता है, वो 28 दिन का स्ट्रेंथ होता है। इसका मतलब जो OPC 33 है, इसमें 33 क्या है, 28 दिन का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। OPC 43 में ये 28 दिन का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, ठीक है। और इस 28 दिन और 7 डे और 3 डेज में एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है कि ये जो ठीक है, ये 7 डे का स्ट्रेंथ है, ये कितना होता है, 2/3 होता है। कितना, 2/3 होता है, 2/3 होता है किसका, ये जो 7 दिन का स्ट्रेंथ होता है, ये कितना होता है, 2/3 होता है किसका, 28 दिन के स्ट्रेंथ का, ठीक है। और ये जो कितना होता है, 3 डेज का जो स्ट्रेंथ होता है, अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, हाफ ऑफ द 28 डे स्ट्रेंथ, कितना हाफ होता है, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेट सम में रिलेशन ये काम करेगा, ये रिलेशन क्या करेगा, सम में काम करेगा, ठीक है। ये हो गया ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब इसका मतलब जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल गया था वो कितना निकल गया था, जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ था वो 16, कितना, 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर निकल गया था। सवाल क्या था आपका, सवाल आपका ये था कि द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आफ्टर 3 डेज शुड नॉट बी लेस देन, ठीक है। 3 दिन बाद ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो किससे कम नहीं होना चाहिए, आफ्टर 3 डेज। 3 दिन के बाद ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का, चाहे वो किसी भी ग्रेड का हो, ठीक है, ग्रेड मेंशन नहीं है, तो आप सबसे मिनिमम ग्रेड का सबसे मिनिमम 3 दिन का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करो कितना आना चाहिए। अभी हमने आपको बताया था 16, कितना,
16 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आपसे किस में मेंशन है, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में मेंशन है, तो जो आ जाएगा कितना हो जाएगा 160 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब आंसर कौन हो जाएगा 160। 160 नहीं है तो कितना हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट आंसर होता ही है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना हो जाएगा 150 है, 150 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक और बात मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं कि जो IS 10,262 है, जो IS 10,262 है, IS 10,262 है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीमेंट को 28 दिन, जो सीमेंट की 28 दिन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसके बेसिस पे सीमेंट को क्लासिफाई कर दिया डिफरेंट ग्रेड ऑफ सीमेंट के फॉर्म में। ठीक है, डिफरेंट ग्रेड ऑफ सीमेंट के कैटेगरी में क्या कर दिया, सीमेंट को अलग अलग ग्रेड में क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया। अब किस बेसिस पे, 28 दिन के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, 28 दिन का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसके बेसिस पे IS 10,262 ने क्या किया, सीमेंट को अलग अलग ग्रेड में कैटेगराइज कर दिया। अब कौन सा ग्रेड में कैटेगराइज किया, यहाँ पे मेंशन है, क्या है, ए से लेके अब तक ABCDE। ठीक है, कितने ग्रेड में, 6 ग्रेड में इसको क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया। ए ग्रेड का जो स्ट्रेंथ बताया इन्होंने कितना बताया, 32.5 से लेके कितना 37.5, किसमें, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही कर लो। बी का क्या है, 37.5 से लेके कहाँ तक है, 42.5। सी है 42.5 से लेके कहाँ तक, 47.5। देन आपके पास 47.5 से लेके कहाँ तक, 52.5। 52.5 से लेके कहाँ तक है, 57.5। अब 57.5 से लेके कहाँ तक है, 62.5। तो IS 10,262 ने सीमेंट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को ऑन द बेसिस ऑफ 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या कर दिया, सीमेंट को ए से लेके एफ के बीच में, ए से लेके एफ के ग्रेड में कैटेगराइज कर दिया। और इसका जो स्ट्रेंथ है, ए का क्या निकल कर आता है, जो ए ग्रेड है उसका स्ट्रेंथ क्या निकल कर, ये यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना रखते हैं। कुछ टेस्ट आपके पास बच गए, क्या बच गया, मेजर आपके पास बच गया एक टेस्ट, जो कौन सा टेस्ट है, साउंडनेस टेस्ट है। आपके पास एक मेजर टेस्ट बचा है जो साउंडनेस टेस्ट है। अब हम क्या करेंगे, साउंडनेस टेस्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले साउंडनेस टेस्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट बच गया, एक साउंडनेस टेस्ट बच गया, इसको हम नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले इसको कवर करेंगे। उसके बाद हम शुरू कर लेंगे क्या, टाइप ऑफ सीमेंट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उसका डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब आप सभी को पता होगा कि अब एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है। ठीक है, अब एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है। अब आपके पास जो नेगेटिव मार्किंग है वो कितना है, अब आपके पास जो नेगेटिव मार्किंग है, अब नेगेटिव मार्किंग कितना कर दिया, -1/3 कर दिया। अब जो नेगेटिव मार्किंग है वो कितना कर दिया, -1/3 कर दिया गया। अगर अब आपके पास नेगेटिव मार्किंग 1/3 कर दिया गया, इसका मतलब अब आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब आप एग्जाम में गलत क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर सकते हो। अब आपके पास उतना स्पेस नहीं है कि अगर आप 2-4 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आप क्वेश्चन को गलत करते हुए, अगर आप आते हुए क्वेश्चन को गलत करते हो तो इससे बड़ा प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। इसलिए हम ये बोलेंगे कि अब टाइम आ गया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब प्रैक्टिस करोगे कहाँ से, उसके लिए आपको प्रैक्टिस मॉक के प्लेटफॉर्म पे SSC JEE का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। ठीक है, आप SSC JEE का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। वहाँ पे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम पैटर्न पे यह टेस्ट सीरीज बनाया गया। ठीक है, इस टेस्ट सीरीज की एक खास बात ये भी है, यहाँ पे हर क्वेश्चन के साथ साथ कुछ की पॉइंट्स मेंशन है। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स मेंशन में उसमें क्या ट्राई किया गया, उसमें कोशिश ये किया गया है कि आपके जितने और क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, उस क्वेश्चन से रिलेटेड कि अगर कुछ नए क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है, वो सारी चीज़ें आपके की पॉइंट्स में मेंशन है। ठीक है, इसलिए आप इस टेस्ट सीरीज को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। ठीक है, और अपने प्रिपरेशन को और इन्हेंस कर पाओ। थैंक यू एवरीवन।